हेलो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है, दैट टॉपिक नेम इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो चैप्टर का नाम भी आपको पता होगा, दैट चैप्टर नेम इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है वो मैं बता देता हूं। दैट क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम सीबीएसई सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसी से मैं बात करने वाला हूं। दैट क्वेश्चन नंबर इज 27 एंड 27 का ये सेकेंड पार्ट है या और वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं कि क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर आराम से सोल्यूशन बनाएंगे। एक क्वेश्चन इज अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी 200। एक सोलेनॉइड है जिसका कोर का मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा है, दैट इज 200। The windings of the solenoid are insulated. जो solenoid की windings है that are insulated from the core and carry a current of 1 ampere. जो solenoid में current flow हो रही है that is of 1 ampere. If the number of turns दे रखा है that is 2000 per meter. कैलकुलेट करना है आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो आज के डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं और फटाफट सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, एक सोलेनॉइड ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सोलेनॉइड ड्रॉ कर दिया है। अगर सोलेनॉइड के बारे में बात करें तो सोलेनॉइड के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये कॉपर के इंसुलेटेड वायर का एक ऐसा क्वाइल है जो कि क्या है, बहुत क्लोजली पैक्ड है, जिनके बीच से एयर गैप भी नहीं होना के बराबर होता है, एंड दैट इज इन द शेप ऑफ हेलिक्स। तो हम लोग सोलेनॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे? सोलेनॉइड आखिर है क्या? ये कॉपर के इंसुलेटेड वायर का क्या है, क्लोजली पैक्ड एक सिलेंड्रिकल शेप है, जिसको हम लोग सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, ये सोलेनॉइड आपको मैंने बना रखा है। ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रही है, जिस करंट के बारे में आपको बता रखा है दैट इज करंट किसी भी सोर्स से जाएगा। तो मैंने ऐसा बना दिया है कि यहां पर मैंने एक सोर्स लगा दिया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लगा दिया है एक सोर्स, और इस सोर्स से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज ऑफ 1 एम्पियर। ये इस सोर्स से करंट फ्लो हो रही है। ये जितने नंबर ऑफ टर्न होते हैं बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एन, कैपिटल एन लिखेंगे, कैपिटल एन फॉर नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो अगर मैं इसका लेंथ कंसीडर कर लेता हूं कि सोलेनॉइड का लेंथ L है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं L इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने वही ड्रॉ करना है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितने भी टर्म्स हैं, जैसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है, पहला पार्ट पूछा हुआ है दैट इज, मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आपको पूछा हुआ है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसके बारे में आपको बताऊं। दूसरा पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे बच्चे लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं, फ्री स्पेस वाला, लेकिन यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटाइजेशन। इन 3 सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये लोग हैं कौन। ठीक है, जिसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा एक सोलेनॉइड ड्रॉ किया है, जिसको एक सोर्स दे दिया, यानी एक सेल लगा दिया है, जिससे मैंने ये बोला कि इनके अक्रॉस 1 एम्पियर की करंट मैं फ्लो करा रहा हूं। ठीक है, जिसका लेंथ मैंने कंसीडर कर लिया है L, नंबर ऑफ टर्न कंसीडर कर लिया है कैपिटल N, तो मैं टर्न डेंसिटी जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल n या छोटू n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग छोटू n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, दैट इज स्मॉल n।
धीरे धीरे देखते चलिएगा। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें करंट जा रही है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है। अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं करंट इसमें जा रही है आई इज करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इतना तक क्लियर है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां पर ये जो टर्म लिखा गया है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब कैसे बताएंगे, आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं तो उसमें मिलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो उसके पास उसका खुद का होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैं रिपीट करता हूं, एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, दैट इज एक मिलता है न्यूक्लियस ये, और न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलते हैं मुझे ऑर्बिट्स, जिसमें क्या ट्रेवल करते हैं, कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन ये जो घूमते रहते हैं तो इनकी वजह से मुझे मिलता है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या मिलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैं किसी बल्क ऑफ मटेरियल की बात करूं तो जिसके लिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाता है। ठीक, अब क्या बात करेंगे, अगर उसी को बल्क ऑफ मटेरियल के लिए मैं मैग्नेटाइजेशन डिफाइन कर रहा हूं तो मैग्नेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोलेंगे दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, कैपिटल M इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं हम लोग छोटू m से पर यूनिट वॉल्यूम। समझ पाओगे इतना, मैग्नेटाइजेशन लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर v, जहां पर कैपिटल M इज मैग्नेटाइजेशन, स्मॉल m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करेक्ट, एंड v इज वॉल्यूम। इतना तक क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब अगर इनके यूनिट की बात करें तो इनका यूनिट भी निकाल सकते हैं, इनका यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज L पावर -1 और A। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात समझ में आना चाहिए। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, दैट इज वेरी क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है, नहीं दिया है। क्या मुझे वॉल्यूम दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को तो लगा नहीं सकते। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके रहते हैं। कैसे निकालते हैं कि अगर मेरे पास ये सोलेनॉइड है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैग्नेटाइज होने के लिए नहीं है, यानी इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है दैट इज इन फ्री स्पेस, तो इसको हम लोग डिफाइन करते थे B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट N और I से, जिसको मैंने ये लिखा है I, तो I यहां पर कैपिटल I ही बना लो, I फॉर करंट इन सोलेनॉइड, वेयर N इज छोटू n इज टर्न डेंसिटी, एंड म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ध्यान से देखते चलो, पहला फॉर्मूला हम लोग टर्न डेंसिटी के लिए लिखा था हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने लिखा था मैग्नेटाइजेशन के लिए, फिर हम लोगों ने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा, अब अगर हम एक काम ये करें कि भाई इसके अंदर वैक्यूम के अलावा, वैक्यूम की जगह पर कुछ फिल कर दें, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दे, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। फिर से मैं बोलूं, इसके अंदर जो कुछ भी नहीं था ना, दैट इज फ्री स्पेस, उसकी जगह पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिया हमने, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था, यानी कुछ ना कुछ वो मैग्नेटाइज हो पा रहे थे।
करेक्ट। अब जैसे ही इसके अंदर कुछ फिल कर दिया जाएगा, इनके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं कि भाई बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? तो क्या बताएंगे, जो फ्री स्पेस में मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड था प्लस उसमें मैग्नेटिक मटेरियल भरने से मैग्नेटिक फील्ड कुछ बढ़ गया। ये बात क्लियर है? इतना तक समझ में आता है? अब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको पता चल चुका है। मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे थे तो फॉर्मूला ये होता है। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर मैं इसी को देखूं तो ये किसकी वजह से है भाई? तो ये आता है करंट की वजह से। किसकी वजह से आएगा? दैट बी नॉट इज बाई द करंट ओनली, करंट की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आया है मैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। इट मींस दिस BM, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। करेक्ट। अब अगर इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो हम इसको लिख सकते थे BM इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू M। ध्यान से समझते चलिएगा, BM इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू M। ये बात एकदम करेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, इस B नॉट को अगर हम इस म्यू नॉट से डिवाइड कर दें, क्या कर दें? इस B नॉट को किससे डिवाइड कर दें? म्यू नॉट से। तो एक नई क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं दैट इज B नॉट ओवर म्यू नॉट। दिस न्यू क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। करेक्ट। इस न्यू क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? B नॉट ओवर म्यू नॉट को क्या बोलेंगे? H। दैट क्वांटिटी इज नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अच्छी बात क्या है कि इसका भी डायमेंशन और यूनिट सेम एज मैग्नेटाइजेशन होगा। करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे यहां तक? तो मैंने लिखा है इसकी जगह पर ये। अब अगर मैं इसी H को डिफाइन कर लूं इस फॉर्मूले से, तो देखो जरा, इस फॉर्मूले से मैं H को डिफाइन करना चाहता हूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? B नेट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओवर कितना? म्यू नॉट इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट प्लस इस BM की जगह पर मैं रख दे रहा हूं कितना? म्यू नॉट इंटू M। तो बचेगा क्या? सिंपली M फॉर मैग्नेटाइजेशन। और इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? इस क्वांटिटी को लिखूंगा अगर H, तो मुझे मिल जाएगा H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस M। कुछ आई क्या बात? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? मैंने सिंपल सा एक एक पार्ट को ना बताना शुरू किया है एक एक तरफ से, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिए और आगे, ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किसके? दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। किसके डायरेक्टली डिपेंडेंट है? दैट इज इसके। तो एक बात का ध्यान बहुत क्लियर तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहां पर ये जो फैक्टर है दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ करेंट, और ये जो फैक्टर है बाय वर्च्यू ऑफ मटेरियल है, जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। तो एक बात यहां से समझ में आती है, ये और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और ये अगर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो इनको लिखा कैसे जाएगा? दिस मैग्नेटाइजेशन M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। करेक्ट। तो कैसे लिखेंगे? यहां पर लाएंगे एक नया कांस्टेंट, M इज इक्वल टू काई H। अब काई, ये एक नया सिंबल क्या बनाया मैंने? दिस इज काई, ग्रीक लेटर, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक SUSCEPTIBILIT, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस टर्म इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आखिर ये बताएगा क्या? जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है ना? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो भी आपके पास है दैट डिफाइंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। करेक्ट।
यहां तक बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब अगर मैं सिंपली ना इसी फॉर्मूले में, ये जो आपके पास ये वाला फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में रख दूं, या फिर मैं इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लूं, दोनों फॉर्मूले से इस बी नेट का अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो देखो जरा बी नेट को कैसे डिफाइन करेंगे। बी नेट इज इक्वल टू इसका म्यू नॉट एच, इसका म्यू नॉट एम। करेक्ट। इस m की जगह पर मैं सेट कर दूं किसको, m की जगह पर मैं सेट कर दूं म्यू नॉट काई इंटू एच। तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन कर सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच कॉमन 1 प्लस काय, 1 प्लस काय, दिस क्वांटिटी इज नोन एज काय। ठीक है। और 1 प्लस काय को बोलते क्या है बच्चों, 1 प्लस काय को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। तो इसको मैं सिंपली रिप्लेस कर दूं यहां से, तो मैं लिख सकता हूं बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी और एच। तो ये हो गया हमारे पास बी नेट। अब जरा ध्यान से समझो, आखिर ये म्यू नॉट और म्यू आर है क्या, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो मैं इसको भी रिप्लेस कर सकता हूं, किससे रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज म्यू एम, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू किससे, एच से। तो आखिरकार मुझे यहां से इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का नया फॉर्मूला मिल गया, जो यहां पर मिला था ना बी नॉट ओवर म्यू नॉट, तो एक फॉर्मूला और मिल गया, H इज इक्वल टू बी नेट ओवर म्यू एम। ठीक है, दिस इज द समरी। क्या क्या मुझे अब निकालना है, अब सारे के सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब देखो सवाल बनाते हैं कैसे। सबसे पहले मुझे निकालना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसे मिलेगा, ये रहा फॉर्मूला, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट एन इंटू आई। अगर मैं यहां पे रख दूं तो इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एम्पियर टर्न, यानी एन इंटू आई से म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एच। एच इज इक्वल टू एन इंटू कितना, आई। और एन का वैल्यू आई गेस दे रखा है कितना, दैट इज 2000 पर मीटर। करेक्ट। आई का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। तो मिलकर कितना आ गया, मिलकर आ गया है 2000 एम्पियर पर मीटर। ये रहा पहले सवाल का जवाब। देखो कितना आसान हो गया। दूसरे सवाल का जवाब अब ढूंढ लेते हैं। दूसरे सवाल के जवाब के लिए मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है, तो आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ये फ्री स्पेस के लिए था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है, बी नेट इज इक्वल टू दैट इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू एच। यानी इस फॉर्मूले को मैं यूज कर सकता हूं ना। कैसे यूज कर सकता हूं, म्यू नॉट का वैल्यू मुझे पता है, इट्स 4 पाई इंटू 10 पावर -7। म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी यू हैव, दैट इज 200 इंटू कितना कर देते हैं, एच। एच इज व्हाट, दैट इज 2000। सॉल्व करते हैं इनको, तो सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहां से इनको टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको सॉल्व भी कर लेते हैं, 3 zeros 2 zeros बचे कितने यहां पे 2 zeros, यानी आ जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 पाई ओवर 100। ठीक है, 16 पाई ओवर अगर 100 को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बच्चों 0.503 के आसपास। ठीक है, और यूनिट क्या लिखेंगे, दैट इज टेस्ला। ठीक, ये आ गया दूसरा आंसर। अब बची बात तीसरे आंसर की। तो तीसरा आंसर तो आप निकाल ही सकते हैं, या फिर मैं बता दूं तीसरा आंसर कैसे निकालेंगे। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहां पर, थोड़ी सी जगह मैं बना ले रहा हूं यहां पर, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं, किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर कैपिटल एम।
कैपिटल एम कैसे मिलेगा? कोई गेस कर सकते हो? कहीं पर भी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है? काई इंटू एच। काई की जगह पर क्या रख सकते हैं? दैट इज 1 प्लस काई की जगह पर क्या था? दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको लिख देता हूं 1 प्लस काई इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये था 200, काई चाहिए, ये 1 माइनस हो जाएगा तो काई का वैल्यू बच जाएगा 199। ये अच्छा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इट्स अ रेशियो ऑफ m ओवर h, तो सेम डायमेंशन था तो डायमेंशनलेस हो गया ये, ठीक है ना। दिस क्वांटिटी इज काई इज 199, वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो 199, h का वैल्यू पता है? h का वैल्यू कितना है भाई? सर 2000, ठीक है। बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 119, 2 1 जा 2 1 3, दैट इज 1 2 and 3 zeros, करेक्ट। दैट इज यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने ना थोड़ा सा टाइम जरूर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह समझाना बहुत जरूरी था किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।